मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का ACG अपना कैरियर गुरु चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अविनाश शुक्ला संस्कृत विषय आपके लिए लेके आया हूं और रीट के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत विषय से संबंधित, उन प्रश्नों में आपको घबराना नहीं है। जो भी जिस मेथड से मैं व्याकरण के टॉपिक करवाऊंगा उनको अच्छी तरह से आपको सॉल्व करना है, अच्छी तरह समझना है, प्रैक्टिस करना है। मुख्य प्रश्न शॉर्ट ट्रिक से टॉपिक दिए जाएंगे, करवाए जाएंगे और आपको प्रश्न करने हैं। अब इसमें संस्कृत भाषा जो है इसकी पढ़ाई कुछ श्लोकों के माध्यम से होती है। तो इसकी पढ़ाई जो श्लोकों के माध्यम से, सबसे पहले मैं जो श्लोक बोल रहा हूँ ये मैं आपको इस श्लोक के माध्यम से अच्छा सा आपको कुछ मोटिवेट करना चाहता हूँ। तो आप थोड़ा मोटिवेट होइए और अच्छी तरह कड़ी मेहनत करें। जैसे कि यहाँ पे एक श्लोक है कि उद्यमीन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात मेहनत से, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। मेहनत से या परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, मन से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है। इसलिए मित्रों, शेर बनो, सिंहासन नहीं। यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और जब जिस स्थान पर सफलता मिलेगी तो वो स्थान आपके लिए स्वयं सिंहासन बन जाएगा। अब हम आपके लिए एक उच्चारण स्थान टॉपिक लेकर आए हैं संस्कृत विषय के अंतर्गत। ये उच्चारण स्थान टॉपिक में से रीट में एक प्रश्न अवश्य आता है, 100% एक प्रश्न अवश्य आता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए, उच्चारण स्थान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण जहां से उत्पन्न होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है? तो देखिए, प्रत्येक वर्ण जहां से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। देखिए मित्रों, प्रत्येक वर्ण क, ख, ग, घ, च, ट, त, प, प्रत्येक वर्ण जहां से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। यानी कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं उसके बारे में यह है। तो देखिए, क जैसे बोला तो क बोला, क कंठ से, कहां से निकल रहा है? कंठ से। क कंठ से उत्पन्न हो रहा है तो उसे यानी कंठ, उसका उच्चारण स्थान कहा गया। क जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो क का उच्चारण स्थान कंठ, तो कंठ उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। सामान्यतः कुल 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। सामान्यतः कुल 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। पाणिनि शिक्षा में उरस, कौन सा? उरस को भी अष्टम उच्चारण स्थान माना गया है। पाणिनीय शिक्षा में, किसमें? पाणिनीय शिक्षा में। अगर पाणिनीय शिक्षा में के अनुसार पूछ लिए जाए तो उरस उच्चारण स्थान को शामिल करते हुए कुल कितने? 8 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 8 अष्टम उच्चारण स्थान। देखिए, अब आगे कुछ वर्ण 2 उच्चारण स्थानों को सहायता से भी उत्पन्न होते। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ण जो है वो 2 उच्चारण स्थानों से, कितने उच्चारण स्थानों से? 2 उच्चारण स्थानों से की सहायता से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कुछ वर्ण ऐसे आएंगे जैसे ए, आई, ओ, ये जो वर्ण है इनके 2 उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 7 उच्चारण स्थान, 7 उच्चारण स्थान, सामान्यतः 7 उच्चारण स्थान। अभी 7 की बात हो रही है तो देखिए 7 ये लिखे हुए हैं आपके सामने, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ। ठीक है, तो देखिए अब ये जीवामूलम, तो ये इनका क्रम, एक कंठ तालु, दूसरा, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, छठा नासिका, सातवां जीवामूल। तो ये आपके कुल 7 सामान्यतः उच्चारण स्थान
है। अब यहाँ पर कंठ का सूत्र क्या है, मूर्धा का सूत्र क्या है, ओष्ठ का क्या है, जीवामूलम का क्या है, तालु का क्या है, दंत का क्या है, नासिका क्या है। इस तरह से आपके इसमें इसके अंतर्गत सूत्र आएंगे और सूत्र के वर्ण कौन कौन से हैं, कंठ के उच्चारण स्थान के वर्ण कौन कौन से हैं, तालु के वर्ण कौन कौन से हैं, मूर्धा के उच्चारण स्थान वाले वर्ण कौन कौन से हैं, ठीक है, दंता के वर्ण कौन कौन से हैं। इस तरह से अपन विस्तृत आगे पढ़ रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट है उच्चारण स्थान। पहला कंठ, कौन सा, कंठ। कंठ जो है हमारा, ये कंठ, इसमें एक सूत्र आ रहा है हमारा, ये आ रहा है अ कुह विसर्जनीयानाम कंठः भवति। देखिए अकुह विसर्जनीयानाम कंठः उच्चारण स्थानम भवति। अब इसमें देखिए अकुह विसर्जनीयानाम क्या है ये, अगर आप ये उच्चारण स्थान के नाम और उनके अगर सूत्र आप याद कर लेते हैं तो इन सूत्रों से आप अच्छी तरह से ये वर्ण निकाल सकते हैं एक एक अलग अलग, और इन वर्णों से आप बिल्कुल एक आसान तरीके से उच्चारण स्थान पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा उच्चारण स्थान है। प्रश्न संस्कृत में आता है, हिंदी में नहीं आता है। ककारस्य उच्चारण स्थानम किम, जैसे मैंने बोला अभी, ककारस्य उच्चारण स्थानम किम, या क वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, व वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, ऐसे आपके प्रश्न आते हैं। तो वहाँ पे आपको ये सूत्र अगर आपको याद होंगे तो ये सूत्र ही आपको सहायता प्रदान करेंगे और वहाँ वर्ण की पहचान कर सकते हैं और ये उच्चारण स्थान आप बता सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा के सूत्र प्राण होते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें, तो इन सूत्रों से ही आप आसान तरीका कर सकते हैं। तो देखिए अब ये यहाँ क्या है, मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी ट्रिक। अकुह विसर्जनीय नाम क्या है ये, तो देखिए इसमें जो अ आ रहा है पहला वर्ण, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ, फिर पीछे क्या है कु, तो कु यानी यहाँ पर हमारा जो है कु का मतलब है क वर्ग, क्या है, क वर्ग। तो देखिए यहाँ पे अ क वर्ग प्लस नेक्स्ट जो अगला है ह, तो यहाँ ह आ गया, और फिर क्या है विसर्जनीय नाम, तो विसर्जनीय नाम का मतलब होता है विसर्ग, विसर्ग यानी कि ये इस तरह से ये चिन्ह, किसी के पीछे अगर विसर्ग, राम के पीछे विसर्ग लगा दिया, ठीक है, तो रामः, जैसे ये राम लिखा है यदि, तो अभी हिंदी है, अब इसमें पीछे अगर विसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा रामः, ठीक है। तो ये ह का उच्चारण स्थान, तो ह है ये इसका उच्चारण स्थान, और ह जो है ये कंठ उच्चारण स्थान उसका। तो देखिए अ बोलते हैं अ, तो कंठ, कंठ पे जोर पड़ रहा है, तो देखिए कंठ से, तो कंठ उच्चारण स्थान अ का हो गया। कु का मतलब क वर्ग, क वर्ग में कितने वर्ण, ख ग घ ङ, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके क वर्ग में कौन कौन से हैं, ख ग घ, क ख ग घ ङ, ये क वर्ग, इनमें से कोई भी अगर वर्ण आता है तो आपका वो कंठ उच्चारण स्थान है। ख का पूछ लिया, ख वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तो कंठ लिखेंगे। ग वर्ण से उच्चारण स्थान किम, तो कंठ अपन उत्तर लिखेंगे। फिर इसी तरह से जो ये ह है, ह, ये जो ह आ रहा है, इस ह का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और आगे जो आपको मैंने बताई है विसर्ग, विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग, तो विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ है। इसी तरह अगला दूसरा तालु, तालु में क्या है सूत्र हमारा, इचुये सानाम तालु, इचुये सानाम तालु। तो देखिए इसमें इचुये सानाम तालु में ई, फिर चू का मतलब च वर्ग, अपन ने सभी ने वर्णमाला में ये कु चू टू तू पू ये पढ़े थे, ठीक है। इनमें उकार की इस संज्ञा होने के कारण क वर्ग बन गया, च वर्ग बन गया, ट वर्ग बन गया, इस तरह से ये वर्ग में बढ़ जाते हैं। तो ये च वर्ग आ गया हमारा। अब ये च वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं हमारे, छ ज झ य, ठीक है, च छ ज झ य, तो ये आप ध्यान रखें थोड़ा। तो ये च वर्ग में तालु उच्चारण स्थान है। जैसे मैंने अभी कंठ का बताया क ख, तो ये कंठ पर बल अधिक
हो रहा है, तो कंठ उच्चारण स्थान क में, और च का च छ च बोलते हैं। तो जो हमारे जो ये मुख के अंदर उच्चारण स्थान जो होते हैं, उच्चारण स्थान जो होते हैं, हमारी जो जीवा है स्पर्श करती है दांतों को, तालु को, ठीक है। इस तरह से वे वर्ण जो बोले जाते हैं, होठों का हिलना, तो ये सब उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से च वर्ग जो है, च बोलते हैं, छ बोलते हैं, तो इसमें हमारी जो जीवा है वो तालु की ओर जाकर के, और वो तालु से स्पर्श होती है, तालु को स्पर्श करती है, इसलिए ये हमारा च वर्ग तालु के अंतर्गत, यानी तालु उच्चारण के अंतर्गत आता है। कैसे? देखिए, च बोलेंगे तो हमारी जीवा कहाँ जाएगी? तालु की ओर। च बोलते हैं, छ बोलते हैं, ज बोलते हैं, तो ये जो हमारा जो मुख का ऊपर कठोर जो छत है, ठीक है ना, इसके पास में ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो च छ ज, तो ये इसलिए तालु कहलाते हैं इनका उच्चारण स्थान। और इसमें आगे क्या है? य, तो य लिख दिया। फिर क्या है? ये सा नाम स, तो ये श जो है, ये जो श है, ये श शंकर वाला, शिव वाला, इसमें भी तालु का उच्चारण स्थान है। अब तालु को तालव्य क्यों कहते हैं? तालु को तालव्य देखा है, सुना है, वो क्यों कहते हैं? इस स के कारण। किस स के कारण? ये जो स हमारा आ रहा है, इसके कारण हम इसको क्या कहते हैं? तालव्य। तालव्य, ठीक है, ये ध्यान रखें। ये श आ रहा है, तो ये अब यहाँ देखिए, ये जो श है, इस श से तालव्य बना। अब यहाँ पे कुछ हमारी इस उच्चारण स्थानों के साथ साथ कुछ मैं आपको संधि के कुछ नियम बता देता हूँ। इसमें संधि भी लागू हो रही है। देखिए, उच्चारण स्थान तो है ही, ई का उच्चारण स्थान तालु, च का उच्चारण स्थान तालु, छ ज झ य, इनका सबका उच्चारण स्थान तालु, ठीक है। फिर इसी तरह से य, तो य का उच्चारण स्थान तालु, श का उच्चारण स्थान तालु। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे इसके अंदर ये जो है हमारा वर्ण, ये य और ये ई, तो ई से देखिए, ई के स्थान पर ये और य के स्थान पर ई, अगर यह आता है तो ई की जगह यह यण संधि के अंतर्गत आता है। ये जो हमारा नियम है, ये यण संधि के अंतर्गत आता है। तालु उच्चारण स्थान भी है, लेकिन साथ में मैं आपको कुछ संधि के, इसमें संधि कैसे बनती है, तो देखो, यण मैं बता रहा हूँ आपको, यण के अंतर्गत। तो देखो, ई के स्थान पर य के स्थान पर ई, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ आपके हलंत में हो जाएंगे, ये वाले, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है आपका प्रत्येकम, प्रत्येकम, ठीक है। तो अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो ये हमारा य आया, क्या आया? य। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इस त को पूरा बनाया, और य को किसमें करेंगे? ई में, क्योंकि हमारा नियम है ई के स्थान पर य और य के स्थान पर ई। तो ई को बदल दिया, इसमें य को ई में बदला, और ये क्या हो गया? यहाँ पर य में क्या है? ए, एकम लिख दिया। य के ऊपर क्या है? किसकी मात्रा है? ए की, तो एकम लिख दिया। इसी तरह से अगर कोई उदाहरण विच्छेद माता है, जैसे आया इति, इति प्लस आदि, ठीक है, ये इति प्लस आदि आया आपका वर्ण। तो इसमें देखिए, अब ये देखो ई आ रहा है, तो ई को किसमें बदलेंगे? इस ई को किसमें बदलेंगे? य में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? य में। तो देखिए, यहाँ पर ये त आधा हो गया, फिर ये क्या हो गया? य प्लस आदि, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बन गया इत्या, य में आ जुड़ जाएगा इत्यादि। तो देखो, ई की जगह य की जगह ई, तालु उच्चारण स्थान भी और संधि भी यण संधि के अंतर्गत ये नियम आ रहा है। इसी तरह से च और श, तो ये च और श जो है, ये क्या है? ये हमारा विसर्ग संधि में एक षत्वम संधि है, उसके अंतर्गत आता है कि विसर्ग के बाद में क्या हो? च हो। विसर्ग के बाद में क्या हो? च, छ और श हो, तो विसर्ग की जगह ये श लगता है, ठीक है। कौन सा? शिव वाला। कैसे? जैसे प्रश्न पूछ लिया, कह प्लस चित्त, कह प्लस चित्त, तो देखिए यहां पर कह प्लस चित्त,
तो देखिए मैंने अभी बोला विसर्ग के बाद में च है, तो देखो विसर्ग के बाद में च आ रहा था, यानी कि इस च प्लस, तो ये च आ रहा है, च आने के कारण यहाँ पर इस विसर्ग की जगह क्या लग जाएगा, प्लस से पहले श लग जाएगा इसकी जगह, तो श आधा है तो आधा लगेगा, तो यहाँ क लिख दिया, और ये जो चित्त है तो ये जो मात्रा है इसको इस अंदर मिलाएंगे और इस तरह से हमारा निर्माण हो गया कश्चित। तो हमारा तालु उच्चारण स्थान इन वर्णों का तो है ही, लेकिन साथ साथ मैंने आपको कुछ संधि का बताया है, लेकिन आगे जब संधि पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से और ट्रिक से पढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। मूर्धा, ऋटुर साणाम मूर्धा, इसका सूत्र क्या है, ऋटुर साणाम मूर्धा। अब इसमें देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण है, रि, ट वर्ग, फिर क्या है र, तो र ले लीजिए, फिर क्या है श, तो ये स ले लिया, षटकोण वाला स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इस स के कारण, इस स के कारण मूर्धा को मूर्धन्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्धन्य, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो श आया है हलंत र हलंत, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ट वर्ग में कौन कौन से, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, वो तो ट वर्ग हो गया। तो देखो अगर आपका पूछ लिया जाए ट वर्ग से उच्चारण स्थानम किम, तो आपको क्या बताना है, मूर्धा। रि वर्णस्य या ऋकारस्य उच्चारण स्थानम किम, तो आपको बताना है मूर्धा, ठीक है। च वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तालु, क्योंकि हमारी जीवा जो है तालु की ओर स्पर्श करती है, इसलिए च छ ज बोलने से तो तालु। और कंठ में आपको बता चुका हूँ कि क वर्ग में क ख ये कंठ द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, तो कंठ। अब ये मूर्धा कहते किसको हैं, तो अपने जो मुख के ऊपर जो कठोर भाग है, ऊपर कठोर भाग जो है ये मूर्धा है। और यहाँ पे ट जब हम बोलते हैं, ठ बोलते हैं, तो हमारी जो जीवा है आगे से टर्न होती है, थोड़ी सी मुड़ती है और वो ऊपर की ओर उस कठोर छत की ओर जाती है, जो अपने मुख के अंदर कठोर जो छत है ऊपर। ट बोलेंगे ट ठ, तो आगे का जो हिस्सा है ना जीवा का थोड़ा सा मुड़ेगा और ऊपर की ओर जाता है, यही मूर्धन्य है, ठीक है। तो इसलिए रि ट ठ ड ढ ये सब में ट वर्ग में मूर्धा उच्चारण स्थान है, रि और र और स में मूर्धा उच्चारण स्थान है। और अब इस तरह से अगर हम संधि के तरीके से देखते हैं, एक नज़र थोड़ी संधि की तरीके से अगर डालें तो देखें, तो री के बाद में देखिए यहाँ पर री का र, तो देखिए ई या ई के बाद में असमान स्वर हो तो ई या व, उ या उ के बाद में असमान स्वर हो तो उ या उ के स्थान पर वो। इस तरह से री के बाद में असमान स्वर हो तो री का र हो जाता है, ये भी यण संधि के अंतर्गत है, ये ध्यान रखना। जैसे उदाहरण में बोल रहा हूँ पितृ प्लस आज्ञा, तो पित्राज्ञा हो गया, क्योंकि त जो री है, री का र हो गया पित्राज्ञा। इसी तरह ट और स इसका क्या है, ये है सत्वम संधि के अंतर्गत ही है, लेकिन इसका देखो सूत्र, जैसे इसका जो है सूत्र के अनुसार उदाहरण है, इसका मैं बोल देता हूँ आपको, धनुष टंकार, तो धनु प्लस टंकार, तो यहाँ पर ट आ रहा है। विसर्ग के बाद में अगर आपका ट ठ अगर ये वर्ण है, श आता है, तो विसर्ग की जगह स षटकोण वाला हो जाता है। क्या हो जाता है, स षटकोण वाला, धनुष टंकार, धनु प्लस टंकार। तो इस तरह से ये हमारी इसमें सत्वम संधि इसमें भी हो रही है और स के कारण मूर्धन्य है। आगे बढ़ते हैं। दंतः, ऋतुल सा नाम, इसका सूत्र है ऋतुल सा नाम। अब ये क्या है, लिरि, तो लिरितुल, तो लिरि प्लस ता वर्ग, तू ता वर्ग, फिर ल और प्लस स, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि लितुल सानाम, इसका सूत्र है तो लि प्लस तू ता वर्ग, फिर ल, फिर स। इस तरह से ये हमारे जो वर्ण हैं त थ द ध, त वर्ग में कौन कौन से आ गए, त थ द ध न। अगर हम त थ द ध बोलते हैं तो हमारी जीवा कहाँ आ रही है, बोल के देखिए, त थ जीवा कहाँ आ रही है, दांतों से स्पर्श कर रही है, दांतों के पास आ रही है, तो दांतों के पास आगे वाले जो दांत हैं उनके पास में आ रही है और जीव स्पर्श हो रही है, इसलिए यहाँ पर दंता इनको दंत कहते हैं। और दंतव्य उच्चारण स्थान कैसे हुआ, स के कारण दंतव्य, किसके कारण, स के कारण दंतव्य।
तो इस तरह से देखिए ली त वर्ग ल, तो आप बस केवल सूत्र याद रखें, ऋतुल सानाम, ठीक है, मुर्दा का ऋटुर सानाम, तालु का इचुई सानाम, कंठ का अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इस तरह से ये सूत्र बनाएंगे तो आपको आराम से ये पता चल जाएगा कि ये वर्ण है इसके अंदर और ये पहचान है, ठीक है। ली त वर्ग ल और श, ठीक है, ल श और ली ये सारे दंता के अंदर आते हैं, तो ये दंत आपके उच्चारण स्थान है। आगे है ओष्ठ, ओष्ठ में देखिए इसमें अगर संधि के अनुसार देखते हैं तो देखिए दंत के अंदर संधि के अनुसार देखते हैं तो यण संधि बन रही है, देखिए ली के बाद असमान स्वर हो तो ली का ल हो जाता है, यण संधि है, ठीक है। ली धन आकार तो क्या बनेगा लकार, तो देखो ल हो रहा है। त वर्ग और स का ये क्या है, तो देखिए इसमें त विसर्ग के बाद में त थ हो तो, विसर्ग के बाद में त थ और ये स हो तो विसर्ग की जगह स षटकोण वाला हो जाता है, जैसे नमस्ते नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। तो इसी तरह से देखिए इसको मैं आपको बता देता हूं कि नमस्ते नमः प्लस ते कैसे हुआ। नमः प्लस ते, देखिए विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है ता आ रहा है, विसर्ग के बाद में हमारा ता आ रहा है, तो देखिए विसर्ग के बाद में त हो तो विसर्ग की जगह ये स हो जाएगा, तो विसर्ग की जगह ये स हो जाएगा, तो क्या बन गया हमारा नमस्ते। किसके अंतर्गत है ये, विसर्ग संधि में एक भाग है सत्वम संधि, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, तो यहाँ पे अपन उच्चारण स्थान के साथ संधि का भी आपको थोड़ा ज्ञान बता दिया गया है, ध्यान रखें। आगे अगला पढ़ते हैं अपन ओष्ठ, उ पु प धमा निय ओष्ठ, क्या है ये, तो देखिए इसमें वर्ण आएगा हमारा उ, ठीक है, फिर वर्ण आएगा पु, पु क्या है ये प वर्ग होता है, प वर्ग में कौन कौन से हैं प फ ब भ और म, फिर है इसके अंदर उप, उप धमानीय, उपधमानीय, तो ये हमारे कुछ इसके अंदर वर्ण आ रहे हैं। उपधमानीय अब क्या होता है, देखिए आप उपधमानीय क्या होता है, उपधमानीय मैंने आपको वर्ण विचार के अंदर बताया था उपधमानीय कि प या फ से पहले अर्ध विसर्ग हो वो उपधमानीय के अंतर्गत आता है, तो वो उपधमानीय होता है। तो देखिए उ आ गया, प वर्ग आ गया और उपधमानीय, ये हमारा सूत्र कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब देखिए प वर्ग में कौन कौन से आते हैं प फ ब भ म, अब ये ओष्ठ उच्चारण स्थान कैसे हुआ, प बोलो फ बोलिए, तो इनका क्या है अपने जो होठ है ना, होठ हिलते हैं, प बोलेंगे तो होठ आगे से हिल रहे हैं और होठों द्वारा इनको उच्चारित किया जा रहा है, इसलिए इनको ओष्ठ कहा जाता है, ये ओष्ठ है। फिर देखिए आगे अगला देखिए नासिका, नासिका यमंगना नाम नासिका चे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका प्रश्न पूछ लिया जाए यकार से उच्चारण स्थानम किम, तो आप नासिका बताएंगे, मकार से उच्चारण स्थानम किम, ठीक है, अंगण तो अंगा आ जाएगा, ये यहाँ पे अंगा है, ध्यान रखें इस तरह से, ठीक है, यहाँ भी नहीं होगा। तो यमंगना नाम नासिका तो यका, तो यहाँ पे यहाँ देखिए य लिख दिया, फिर कौन सा है म लिख दिया, फिर क्या है अंगा लिखा, फिर क्या है ण लिखा, फिर क्या है न लिखा, तो ये मंगणन क्या हो गया ये यमंगनन। तो देखो यहाँ बोलो माँ बोलिए, तो ये क्या है नाक पर आधारित, यानी कि नासिका द्वारा कहाँ जोर पड़ रहा है नाक पर, ठीक है, इसलिए नासिका इनका उच्चारण स्थान है। और अगला है कंठ तालु, एदयतो कंठ तालु, ये क्या चीज है एदयतो कंठ तालु, ये सूत्र है आपका। तो इसमें देखिए ए प्लस आई, समझ आ गया आपको, इसमें वर्ण क्या है कितने आ रहे हैं ए प्लस आई, इसलिए ये सूत्र बनाए एदयतो कंठ तालु, ठीक है ना। तो कंठ तालु यानी कि ए और आई जब बोलते हैं तो ए यानी ए बोलो ए तो कंठ पे भी जोर पड़ता है और जीवा का तालु की ओर थोड़ा
ऊपर उठना, तो इसलिए ये कंठ तालु। तो ये हमारा ए और ऐ। अगर यहाँ पूछ लिया जाए ए वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, तो आप भरेंगे कंठ तालु उत्तर, सही करेंगे। ऐकारस्य पूछ ले या ऐ वर्णस्य पूछ ले, तो आपको ऐ वर्णस्य या ऐकारस्य उच्चारण स्थानम किम, तो आपको बताना है कंठ तालु। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है अगला कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ का सूत्र है ओ दौ तो कंठोष्टम, ओ दौ तो कंठोष्टम। अब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पर कंठोष्टम, तो यहाँ पर ओ वर्ण कौन कौन से आ रहे हैं, ओ, और औ। तो ओ और औ दो वर्ण आने के कारण यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा ओकार से उच्चारण स्थानम किम, तो आप कंठोष्ठ बताएंगे, और औकार से, तो औकार से उच्चारण स्थानम किम, कंठोष्टम। और अगर ओ वर्ण से आ जाए या औ वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तो कंठोष्टम। क्योंकि हम ओ बोलते हैं या औ बोलते हैं तो इसमें क्या है, कंठ पर जोर पड़ता है और अपने जो आगे के जो ओष्ठ हैं वो हिलते हैं, इसलिए ओ और औ कंठोरोष्ठ, यहाँ पे दो उच्चारण स्थान इन वर्णों में है। फिर अगला है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में क्या वर्ण आएगा, केवल वकारस्य दंतोष्ठम, इसका सूत्र है। तो वकारस्य दंतोष्ठम में सूत्र के अंतर्गत क्या आएगा, व आएगा। क्या आएगा, व। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप, ये व एक ही वर्ण है, इसके अंदर एक ही वर्ण है वकारस्य दंतोष्ठम में, व ही, तो व बोलते हैं। तो वकारस्य दंतोष्ठम सूत्र के अनुसार दंतोष्ठ होता है दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ के द्वारा उच्चारित व होता है। फिर जीवामूल, जीवामूल यानी जीवामूल्य से, जीवामूल्य का जीवामूलम। ठीक है, जीवामूल्य का जीवामूलम। ठीक है, ये क्या है, जीवामूल्य का जीवामूलम, यानी कि आपको मैंने वर्ण विचार में पढ़ाया था क ख, इनके आगे अर्धविसर्ग हो, क्या हो, अर्धविसर्ग हो, ये ध्यान रखें आप, अर्धविसर्ग। ये देखो, क के आगे अर्धविसर्ग आ रहा है, ख के आगे अर्धविसर्ग आ रहा है, तो ये जीवामूल्य का जीवामूलम। तो इस तरह से आए तो आपको जीवामूल उच्चारण स्थान बताना है। नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि अनुस्वार का नासिका, अनुस्वार का नासिका। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से ये अनुस्वार आएगा। ठीक है, ये अनुस्वार का नासिका, अनुस्वार, ठीक है, इस तरह से आप ये अनुस्वार का नासिका। केवल अगर अनुस्वार मंगल, ठीक है, कांति, तो इस तरह से बोल रहे हैं अपन, तो ये अनुस्वार का है। हरिम वंदे, हरिम वंदे, तो यानी कि अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण नासिका होता है, ये ध्यान रखें। और नासिका के अंदर क्या आ रहे हैं, यमंगणन, और अनुस्वार भी नासिका के अंदर आ रहा है, तो ये आप इस तरह से ध्यान रखें। और अब मैं आपको एक और बता देता हूँ, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, ये तो अपने मुख्यतः या सामान्यतः 11 ये अपने पढ़े, लेकिन मुख्यतः 7 होते हैं। कितने होते हैं, ये 7 मुख्यतः अपने उच्चारण स्थान हैं। लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पाणिनि ने एक यहाँ 12वां बनाया था, वो मैं आपको बता देता हूँ 12वां वो कौन सा है। तो देखिए उसका, वो है आपका औरस्य, औरस्य, और औरस्य का जो सूत्र है वो है उरह। क्या है, उरह, और इसके वर्ण होते हैं ह, यानी कि म। ठीक है, और अपना है इसमें ये न, फिर और है री, फिर एक अपना है ये अपने औरस्य यानी उर, जो पाणिनि ने, पाणिनि शिक्षा के अनुसार 12वां उच्चारण स्थान है, 12 नंबर पर जो आ रहा है औरस्य, यानी कि पाणिनि शिक्षा अनुसार
8 हैं कुल, तो सामान्यतः 7 और एक 8वां। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, औरस्य आवश्यक सूत्र है उर, और उर को उच्चारण वर्ण कौन कौन से इसके, ब्रह्मा, जैसे अपन बोलते हैं ब्रह्मा, बोलते हैं ब्रह्मा, ब्रह्म बोलते हैं, तो यानी कि उर यानी हृदय, हृदय से वे वर्ण जो हृदय से उच्चारित हों, वे वर्ण जो हृदय से उच्चारित हों, हृदय द्वारा, हृदय से ऊपर आकर के मुख से निकलते हैं, ठीक है, तो ब्रह्म, ब्रह्म बोलते हैं, तो ये ब्रह्म। फिर वहिनी, वहिनी बोलते हैं वहिनी, तो ये वहिनी, ह और न। फिर ये हृदय, अपन हृदय बोलते हैं, ठीक है, तो ये अपने हृदय, तो ये हृदय का है, इस तरह से देखिए। तो इनका ये जो उच्चारण स्थान है हमारा, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। और इसके अंतर्गत और ह बनाया इस तरह से, और यहाँ पे हमारा म होगा इस तरह दिया हुआ, तो ब्रह्म, और ये ह वहिनी, हृदय, और ये क्या है, य बाह्य, क्या है, बाह्य। अपन यत्न पढ़ेंगे तो बाह्य यत्न, बाह्य, तो वहाँ पे जो बाह्य आता है ना ह, वहाँ कौन सा उच्चारण स्थान, औरस्य, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो इस तरह से मैंने आपको ये कुल उच्चारण स्थान बताए हैं। इनमें से प्रश्न अगर आपका आ जाएगा तो मैं आप बाद में अपन चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो है आ रहा है वो है अपना उच्चारण स्थान कंठ तालु। तो देखिए सारांश के रूप में उच्चारण स्थान वर्ण कंठ, कंठ के वर्णों से अ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग, ये आपको मैंने बताया था वहां पर, ठीक है। फिर है तालु, अब देखिए तालु में ई चू ये सा नाम, अकुह विसर्जनिया नाम से ये, ई चू ये सा नाम से ये, ई च छ ज झ य, ठीक है, य स, ठीक है, इस तरह से ये मूर्धा ऋटुर साणाम, सूत्र क्या पढ़ा था, ऋटुर साणाम, तो री ट ठ ड ढ ण, तो इस तरह से आपके ये मूर्धा के उच्चारण स्थान वर्ण। फिर दंत, दंत के उच्चारण स्थान वर्ण कौन से, अपन ने सूत्र पढ़ा था लिरि तुल सानाम, ठीक है, लिरि त थ द ध न ल और स, ठीक है। फिर ओष्ठ में उ पु धमानिया नाम, सूत्र पढ़ा था उ प फ ब भ म और ये प फ, उपधमानिया नाम कौन से होते हैं, प फ, तो देखिए प फ, इनके आगे अर्धविसर्ग, अर्धविसर्ग, तो ये होते हैं उपधमानीय, यानी प फ उपधमानीय। तो ये पीछे जो अपना आ रहा है ना उपधमानीय, तो यही है प फ अर्धविसर्ग। नासिका यमगणन, ठीक है, ये ध्यान रखें, यमगणन। और अनुस्वार, अनुस्वार भी नासिका में आता है, क्या आता है, ये अनुस्वार है आपका, तो ये नासिका में है, ही के अंतर्गत उच्चारण स्थान इसका अनुस्वार का नासिका, और ये यमगणन का भी उच्चारण स्थान नासिका, ये ध्यान रखें। यहाँ पे ये आएगा कंठ तालु, ए आई, यानी कि दो कंठ और तालु, ए के दो उच्चारण स्थान, आई के भी दो कंठ और तालु। कंठोष्टम में ओ और औ आते हैं वर्ण, ओ का कंठ और ओष्ठ, औ का भी कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, वह का दंतोष्ठ, जीवामूल का क ख, ठीक। अब ये क ख जो है आपको मैंने बताया था अभी पूर्व में, तो देखिए अर्धविसर्ग लगा देंगे क ख, ठीक है, तो ये हमारा ये जीवामूलम के अंतर्गत आता है। हाँ मित्रों, अब आगे देखते हैं अपन उच्चारण स्थान एक सारांश के रूप में। जो पहले अपन ने सूत्र पढ़े, अब इन सूत्रों को वर्णों के रूप में देखिए। वर्ण कंठ में कौन कौन से आ रहे हैं, अपन ने सूत्र पढ़ा था अकुह विसर्जनिया नाम, तो ये देखो अ क ख, ये क वर्ग, ये ह और विसर्ग, ठीक। फिर तालु के अंदर इचु ये सा नाम, सूत्र पढ़ा था, तो इचु ये सा नाम, ई च वर्ग और य और श। मूर्धा में ऋटुर सा नाम, सूत्र पढ़ा था, ऋटुर सा नाम के अंतर्गत री ट वर्ग और ये अपना र और श। इसी तरह दंत, दंत के अंदर लितुल सा नाम, सूत्र पढ़ा था, तो लि त वर्ग और ल और श। इसी तरह ओष्ठ, ओष्ठ के अंदर ये अपने आगे उ पु धमानीय, तो उ प वर्ग और उपधमानीय, उपधमानीय आपको मैंने बताया था, उपधमानीय का क्या है, इसके अंतर्गत उपधमानीय में देखिए प फ और आगे अर्धविसर्ग, अर्धविसर्ग ये हमारा उपधमानीय होता है। फिर नासिका, नासिका में अपन ने यमगणा नाम पढ़े थे, ये वर्ण आ गए। कंठ तालु, कंठ तालु में ए और आई के दो उच्चारण, कंठ और तालु, ए कंठ और तालु, दो इस वर्ण के दो उच्चारण,
कंठ और तालु उच्चारण स्थान, तो ए और आई। कंठोष्टम, तो यहाँ पर अपन ने ओ और औ, ओ में कंठ और ओष्ठ दोनों उच्चारण स्थान, दो उच्चारण स्थान ओ और औ में भी दो, वा में भी दो, दंत और ओष्ठ दो, दंतोष्ठ बड़ा। इसका सूत्र अपन ने पढ़ा था, वकारस्य दंतोष्टम, ठीक है। इसी तरह जीवामूले, तो क ख, जीवामूल आपको मैंने बताया था, आगे अर्धविसर्ग लगा हो क, फिर अर्धविसर्ग हो ख, तो उसे हम जीवामूल्य कहते हैं। तो ये इस तरह से अपना एक सारांश के रूप में ये जो है सारणी है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि यमंगना नाम का अपने वर्ग के अनुसार उच्चारण स्थान तो है, क्या है, यमंगना नाम अपने वर्ग का, अपने वर्ग के अनुसार उच्चारण स्थान तो है ही, साथ में नासिका भी उनका उच्चारण स्थान, अतः इन वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान है। कितने हैं? दो दो। आपको मैंने पहले भी कहा और अभी भी बता रहा हूं, इनके दो दो उच्चारण स्थान है। तो देखिए यहाँ पर ये जो या आ रहा है ये यंग अंग है, और ये जो है ये भी अंग है, तो यंगणनम, यहाँ पे ये आपके दो दो उच्चारण स्थान कैसे हुए? तो देखिए कंठ नासिका, य तालु नासिका, मूर्धा नासिका, दंत न का दंत नासिका, म का ओष्ठ नासिका। तो इस तरह से ये आपके 5 वर्णों के दो उच्चारण स्थान है। 5 वर्णों के, ये कितने वर्ण हो गए? 5 वर्ण हो गए। 5 वर्णों के ये दो उच्चारण स्थान है आपके। इसी तरह से और भी हैं 5 वर्ण, ए, आई, ओ, औ, ठीक है, ए, आई, ओ, औ 4 हुए, और एक और आपका व, कौन सा है? व, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ए का क्या उच्चारण स्थान है? आपको पूर्व में अभी टेबल में बताया था, क्या है ये? तो देखिए कंठ तालु, ठीक है, दो हो गए इसके, इस वर्ण के दो उच्चारण स्थान हो गए। इसके कितने हैं? इसके क्या है? कंठ, कंठ, तो इस तरह से कंठ और तालु, दो इसके। ओ के कौन कौन से हैं? कंठ, ओष्ठ। इसके कौन से हैं? कंठ, ओष्ठ। तो देखिए ये कंठ तालु, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ अपन ने पूर्व में पढ़ा है। तो ये देखो एक एक वर्ण के दो दो उच्चारण हैं। वह के क्या है? वह के देखिए दंत ओष्ठ, ठीक है, तो दंत ओष्ठ। इस तरह से ये अपने 5 ही हो गए, और ये कितने हो गए? इसको शामिल करेंगे तो 5 वर्ण ये हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने कुल 10 वर्ण हो गए। तो अब प्रश्न अगर पूछा जाए दो उच्चारण स्थान वाले कुल कितने वर्ण है, दो उच्चारण स्थान वाले कुल कितने वर्ण होते हैं? तो ये देखो ये दो दो उच्चारण, ये दो उच्चारण स्थान, ये दो उच्चारण, तो कुल कितने वर्ण हो गए? 10 हो गए, ठीक है। तो ये आपका ये उच्चारण स्थान टॉपिक है, और इस तरह से ये आप ढंग से रखें। अब इसमें कुछ प्रश्न में वैसे मैंने आपको बता दिए थे साथ साथ में, फिर भी मैं थोड़ा मुख्य मुख्य प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेता हूं, तो ध्यान से आप सुने। तो देखिए यहां पर आगे अगर प्रश्न आ जाता है कि ह वर्णस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति, ठीक है, तो अब आप क्या बताएंगे? यहाँ पे ये ह उच्चारण अकु ह विसर्जनीय नाम पढ़ा था, तो यहाँ ऑप्शन होगा इस तरह से तालु, एग्जाम के अंदर इस तरह से ऑप्शन आएंगे तालु, मूर्धा, कंठ, दंत। तो आप क्या राइट करेंगे, क्या सही होगा इसके अंदर? तो ह यानी अकु है विसर्जनीय नाम, क वर्ग और
ह विसर्ग बताया था आपको मैंने। तो ये ह कहाँ से किस पर जोर पड़ रहा है? कंठ पर। तो देखिए हमारा राइट है कंठ। ठीक है, तो इस तरह से अपने कुछ प्रश्न बनेंगे इस टॉपिक से, तो अच्छी तरह से आप थोड़ा ये ध्यान देवें। दूसरा प्रश्न जैसे है री वर्णस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति। तो यहाँ पे आप री का क्या बताएंगे, क्या होगा सही री के बारे में? तो देखो ऋतुषाणाम पढ़ा था अपन ने सूत्र, री ट वर्ग, तो किस में आता है? मूर्धा में। किस में आता है? मूर्धा में। तो ये अपना उत्तर इसका है मूर्धा। वहां पे ऑप्शन आएंगे 4, तो आपको मूर्धा ही राइट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको कि ज्यादातर एक इच्चुय सानाम में से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो जैसे इच्चुय सानाम में आपका च पूछ लिया, चकारस्य। ठीक है, तो आप ये मत समझना च वर्ण से क्यों नहीं आया, वर्ण से चकारस्य। आप ये मत समझना, एक ही बात है, च का या री वर्ण का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थानम किमस्ति। तो देखिए च अपन बोलो तो क्या इसका क्या होता है? च बोलेंगे कैसे होगा? अपनी जो जीवा है वो तालु की ओर स्पर्श करती है, तालु। तो यहाँ पे अपना हो गया तालु। क्या उत्तर हो जाएगा? तालु। ऑप्शन आएंगे, आपको तालु राइट करना है, क्योंकि देखिए इसमें इच्चुय सानाम सूत्र के अनुसार जो हमारी जो जीवा है वो तालु की ओर स्पर्श करना, और तालु च छ च वर्ग वगैरह ये सब इच्चुय सानाम के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से ये आपके ये प्रश्न बनेंगे, कुछ मैंने आपको बताए हैं। और इसमें से एक प्रश्न अवश्य रीट एग्जाम में आता है, चाहे वो रीट फर्स्ट लेवल हो चाहे सेकेंड लेवल हो। तो उसका आप ध्यान रखें और कड़ी मेहनत करें और अच्छा सा परिश्रम करें। शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, साधुवादम, धन्यवाद।